आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल का। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जाए तो वो महज $4.25 अरब तक महदूद हैं और इसमें फिलहाल कोई बड़े इजाफे का इम्कान भी नजर नहीं आता। पाकिस्तान में सनती पैदावार लगातार कम होती जा रही है और उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो ताजिर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान में जो माल पोर्ट्स पे पड़ा है, जो इन ट्रांजिट है या जिनके ऑर्डर्स बुक किए जा चुके हैं, उनकी लागत पाकिस्तान में मौजूदा ज़र मुबादला से कई ज्यादा है। तो यकीनी तौर पर यह बात का सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास इन तमाम तरह ऑर्डर्स की पेमेंट करने के लिए डॉलर्स की मौजूदगी है या नहीं, और अगर पाकिस्तान के पास इतना ज़र मुबादला नहीं है तो क्या पाकिस्तान इस हवाले से डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है या टेक्निकली इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान में माशी सूरत हाल कहां पे बिगड़ी, क्यों बिगड़ी और इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, और अगर ये संभलेगी तो इसको कैसे संभाला जा सकता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर तज्जियाकार और माहिर मईशत जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान इस वक्त माशी दलदल में घिरा हुआ है, क्या ये किसी तौर पर पाकिस्तान इससे बाहर आ सकता है या नहीं, और इस वक्त इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली, इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पे जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, पहले तो बड़ी तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया खासतौर पे हमारे पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान की मईशत को लेके, पाकिस्तान की आवाम को लेके मजाक उड़ाया जाता है। क्या सूरत हाल उतनी ही खराब है जितनी इस वक्त दिखाई जा रही है, या सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब है जो आवाम को बताया नहीं जा रहा? जी मुनीर साहब, बिल्कुल जिस तरीके से आपने एक बात की कि खराब दिखाई जा रही है, क्या उससे भी ज्यादा खराब है? मैं तो कहूंगा कि इसका तो अभी हम तखमीना कर ही नहीं सकते कि किस लेवल पे हम जो है प्लंज्ड हो चुके हैं इन चीजों के अंदर। प्लंज्ड होने की बात अगर आप उस पर देखें कि इस वक्त जो आपने बात की कि सपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त इम्पोर्ट्स आई हुई है, जिसको क्लियर करने के लिए भी हमारे पास कोई इतने डॉलर्स नहीं है, वो भी हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर से कहीं ज्यादा है। तो ये जो एक सिचुएशन है कि आपके पोर्ट के ऊपर जो सामान आया हुआ है वो एक के फंसा पड़ा हुआ है, उसके ज़खायर आपके पास मौजूद नहीं है, और कैसे होंगे? क्योंकि जो हमारे पास एक थ्रेशहोल्ड जो पाकिस्तान अपने पास मेंटेन रखता चला आया है गुज़िश्ता सालों में, वो $7 बिलियन का एक थ्रेशहोल्ड है। इससे नीचे अगर आता है 6.5 तक के भी चले हम बेयर अप करते हैं, मगर जिस तरीके से आपने कहा $4.2 बिलियन के सिर्फ ज़खायर इस वक्त मौजूद है, और अब की जो कल रिपोर्ट आएगी उसके अंदर तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि 3.4 या 3.6 बिलियन के ज़खायर होंगे एक्चुअल बेसिस पे। तो ये तो मजीद हर आने वाला दिन, चूंकि हमारे पास डॉलर इनफ्लो नहीं हो रहा है, डॉलर इनफ्लो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ एक वही नाम निहात भीख का कटोरा रह गया है, सॉरी टू से, क्योंकि वाकई में इसके अलावा अगर कोई मेरी बात को डिनाई करे तो मैं इसको शायद। लेकिन अली, मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ महीनों से पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उसमें कमी की रिपोर्ट आई। मुझे नहीं याद पड़ता हालिया तारीख में कोई ऐसा महीना गुजरा हो जिसमें हमने ये देखा हो कि पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा हुआ हो। 10 माह हुकूमत को हो चुके हैं, हुकूमत के पास ये एक बड़ा टाइम था और एक तजुर्बाकार हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आप पार्लियामेंट में भी किसी तौर पे आपको अपोजिशन का सामना नहीं, आप कानून साजी के अमल की बात करें या दीगर मामला की बात करें, हुकूमत ने तमाम तर मामला में अपने आप को बाइख्तियार समझा। लेकिन माशी सूरत हाल हुकूमत से काबू नहीं हो रही। वजीर खजाना हमने तब्दील कर दी, मिफ्ता इस्माइल साहब को तब्दील करके इसाक डार साहब आए, वो भी अब मंजर आम पे नजर नहीं आते कहीं। सर देखिए, ये जो आपने मुझे इकोनॉमिक्स की बात की ना, मौशी जिसको कहते हैं, तो दो ही किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, या तो वेलफेयर एक्टिविटीज होती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो वेलफेयर एक्टिविटी तो ठीक है वो कर रही होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, मगर 90 to 80% उसका वेटेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे होता है। अगर कोई हुकूमत आती है और आप ये कहते हैं कि वो दूसरे अमूर के अंदर तो वो कदर अपने आप को बेहतर समझते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में, कानून साजी के अंदर, इन तमाम तर चीजों के अंदर, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही के लिए तो परफॉर्म करने के लिए वो जमात इक़्तिदार में आई थी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक मेन पैरामीटर होना चाहिए, बाकी एक्टिविटीज उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये जो एक सिचुएशन है कि जो हमने पिछले अप्रैल से जो देखा, इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक जो चीज आई और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व थी, और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक काफी सारी मतलब आम आवाम भी जो है वो एक जज बन गई कि वो सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और अपोजिशन के ऊपर बात करना शुरू कर दिया। इस पूरे पैरामीटर के अंदर मुल्क किस नहज के ऊपर जाता चला गया। पीडीएम जिस तरीके से इक़्तिदार में आई थी और जो दावे करती चली आई थी, भूल जाते हैं ना सारे के हमने क्या दावे किए थे, हमने तो महंगाई खत्म करने के ऊपर बात की थी, वो आई सी मैंडेट के ऊपर थे। पीडीएम इमरान खान साहब को उतारा था कि महंगाई हो रही है।
आज जब इतनी महंगाई हो रही है तो कोई न्यूज एंकर या कोई उनको चित्रौल नहीं करता कि ये जो आवाम जो मर रही है ये क्यों मर रही है। इंपोर्ट बंद करना ठीक है, एक अच्छा एस्पेक्ट था, मगर इतने लॉन्ग रन के ऊपर इंपोर्ट को बैन कर देना और आउट इन्फो भी ना, लेकिन अली इंपोर्ट अगर बंद की जाए तो आपको नहीं लगता कि एलानिया तौर पे गवर्नमेंट को एक क्लियर स्टांस के साथ बताना चाहिए कि इस वक्त के लिए यही आइटम्स बैन है या इसको इंपोर्ट ना किया जाए? इस वक्त हुकूमत साफ छिपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। ऐसा हाल है कि हुकूमत एक जानिब ट्रेडर को इजाजत दे रही है कि वो अपना माल इंपोर्ट करें, दूसरी जानिब स्टेट बैंक को कह देती है कि वो इन इंपोर्टर्स की एलसीज ना खोलें। ये क्या मतलब हुकूमत की हिकमत अमली, ये समझ से बालातर है। सर तीसरा पॉइंट भी तो बता देना जो गवर्नमेंट की जानिब से आता है कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल्ड होता है, ठीक है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो इतनी बड़ी खुदा न खास्ता एलिगेशन लगाई की हुई है एफएटीएफ की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, आप जब एक इक़्तिदार में बैठ के ये स्टेटमेंट देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल जो है इदारे वो आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करेंगे, जबकि आप कहते हैं कि डॉलर स्मगलिंग हो रही है, उसका स्मगलिंग को कैटर नहीं किया जाता है, ये तो ये भी तो एक अलमिया है जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन ये अलमिया कौन सुधारेगा अली? सॉरी टू से, ये हुकूमत वक्त का काम है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हुकूमत की बात करें, वफाकी हुकूमत की स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो उनका कोई रिट नजर नहीं आती केपीके में, उनकी कोई रिट नजर नहीं आती पंजाब में। बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, आजाद कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट नहीं है। तो यह हुकूमत जिसके हवाले से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में, बल्कि मैं कहूं कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान में यह तासुर पाया जाए कि यह हुकूमत इलेजिटिमेट है, इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इसकी बात को कोई नहीं मान रहा, इंडोर्स नहीं कर रहा, तो ऐसी हुकूमत कैसे ये सारे मामला को कवर कर सकती है, कैसे अपनी पॉलिसीज बनवा सकती है? तो सर सबसे पहले जब ये इक़्तिदार में आए थे तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर तो बात ही नहीं की गई थी ना जी। ये तो आए थे तख्ता पलटने के लिए जी, इमरान खान साहब का फ्रेश इलेक्शन का कहा गया था ना कि हम आएंगे, फ्रेश इलेक्शन कराएंगे। अब आप ये देखें कि मुल्क इस नहज के ऊपर पहुंच चुका है, खुदा ना खास्ता अगर इस नहज के ऊपर भी अब आपके पास मुश्किल से 30 to 35 डेज के आपके पास रिजल्ट मौजूद है मुल्क के अंदर, और ये जो इतनी बड़ी ड्रामेबाजी की है अप्रैल से लेके अभी तक इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के सेटअप ने, क्योंकि ये कोalition सेटअप है ना, इसमें हम किसी एक को तो इल्जाम नहीं रहो, एक्यूमुलेटेड बेसिस के ऊपर आप देखें तो ये अप्रैल से लेके जनवरी हो गया, तकरीबन 7-8 महीने के करीब हो गया, इसके अंदर जो पूरी ड्रामेबाजी चली है। इसके बाद अगर आप इलेक्शन कॉल करते भी हैं और इलेक्शन कॉल करने के बाद तकरीबन जो निगरान सेटअप है, नया सेटअप आएगा, उसको आते आते भी 2-3 महीने लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक, आपके पास 35 डेज के रिजल्ट्स मौजूद हैं। बिल्कुल सही। आप अल्टीमेटली डिफॉल्ट की बिल्कुल दहाने के ऊपर खड़े हैं। डिफॉल्ट क्या आप समझते हैं मुनीर साहब के? कल डिफॉल्ट हुआ, परसों से बैरूनी ताकतें आके बैठ गई, ऐसा सर ये बिल्कुल ये मैं चाहूंगा इसका बड़ा क्लियर आंसर दें, क्योंकि इस हवाले से आईएमएफ ने भी अपने तहफ्फुजात का इजहार किया और ये भी बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, अगर पाकिस्तान इस नहज पे आ जाता है कि हम डिफॉल्ट हैं, ये डिफॉल्ट के करीब हैं और हमें एक मेजर बेल आउट की जरूरत पड़ती है, तो फिर हमारे लिए क्या मुश्किल रास्ता होगा इख्तियार करने के लिए? देखिए डिफॉल्ट सबसे पहली चीज तो जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि आपके जो नॉर्मल जिंदगी चल रही है वो चल रही है, ठीक है, जो नॉर्मल सी आपको महंगाई दिखेगी उस नॉर्मल जिंदगी के अंदर, उसके अंदर आपको जो है बेरोजगारी दिख रही होगी। अल्लाह माफ करे कि जिस हिसाब से कराची के अंदर मैं रहता हूँ तो कराची में आपने देखा कि आए दिन स्नैचिंग, लूट मार, ये तमाम चीजें हो रही हैं, लोग एक सिविक सेंस खोते चले जा रहे हैं कराची के अंदर, ग्रेजुअली बिल्कुल सही है ना सर। अब इसके बाद आप पीछे जब आप इसमें प्लेस्ड होते चले जाएंगे तो बैक एंड पे जो आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होती हैं, जिसमें आपकी रेलवेज होती है, आपकी एयरलाइंस हैं, आपकी स्टील तो वैसी, स्टील मिल तो वैसी माशाल्लाह अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, और साथ में जो है आप जो दूसरे इदारे जो गवर्नमेंट के पाकिस्तान पोस्ट है, ये तमाम तर ये एविएशन इदारा हो गया, या तो ये जो तमाम इदारे हैं एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के बाकी जो इदारे हैं आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसकी जो है वो धीरे धीरे आपको ये न्यूज़ आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं, टू बी क्लियरली अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान के वो एसेट्स जो कि पाकिस्तानियों की मिल्कियत होना चाहिए उनको गैर मुल्कियों के हवाले कर दिया जाएगा, उनको गिरवी रख दिया जाएगा, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि एक्चुअली बेसिस के ऊपर आप ये देखें ना कि एक पहले अगर आप आज से 3-4 साल पहले जाए तो सिविल एविएशन का एकदम से एक जब मारखौर का एक निशान लेके आ गया था पीआईए के ऊपर, और ये हो रहा था कि ये स्टेक शेयर कोई सेल किया जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर सेलिंग ऑफ स्टेक्स में भी ये होता है कि आप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर, ठीक है, कि आपने कहा कि ठीक है ये इदारा हम नहीं चला सकते। जैसे मोटरवे के दौरान में पिछली यही गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने मोटरवे के अंदर जब काम किया था तो कोरिया के साथ जो इंटीग्रेशन किया था सारा, ठीक है।
तो आज भी उसके साथ उनका वो चल रहा था। वो तो अब अली ये भी बताना कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का स्टेट ओन्ड एंटिटीज के ऊपर सवाल होगा, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर असास है वो भी तो एक बड़ा मसला है। और हम तो जानते हैं कि आलमी दुनिया, आलमी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को छीना जाए, इसको किसी तरीके से महदूद किया जाए। देखिए, अब पहले तो ये चीज आती है कि जो आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, ये चीजें आपको ये दिखने में आएगा कि ये बगैर किसी उसकी बोली की ऑक्शन के फलाने मुल्क ने ये सिविल एविएशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, फलाने मुल्क ने पीआईए के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मेजर स्टेक होल्डिंग ले ली, फलाने मुल्क ने स्टील मिल के ऊपर तो डिस्प्यूटेड था, वो देखे ना इतना बड़ा सा आपका जो है वो जाया हुआ है। मतलब एक एक करके आपके स्टेट ओन्ड एंटिटीज आपके हाथ से चले जाएंगे। जब ये एक, अब क्या होता है देखिए ना, आप गवर्नमेंट के अंदर बिल पास करने के लिए एक मेजोरिटी बैठी हुई होती है, ठीक है। जब ये इदारे जब एक ऐसे मुल्क के पास आ जाएंगे तो फिर वो अपने साथ एक ऐसे मुल्क को लेके आके वोटिंग करेंगे न्यूक्लियर पावर के ऊपर कि जहां पे उनको वीटो दिया जाएगा। ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई स्टेट ऑफ पावर थोड़ी हो के आगे कोई एक स्टेट आगे पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर के ऊपर हाथ डाल देगा। सही, ठीक है। पहले वो स्टेट आलमी प्रेशर आप कह रहे हैं बिल्ड किया जाएगा ताकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर एक्टिविटीज के लिए महदूद किया जा सके। जी, मगर ये नहीं समझ रहे ना जो बैठे हुए हमारे कुर्सी पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना इस वक्त, ये पता नहीं किस नहज के ऊपर बैठे हुए हैं, ये इन चीजों को लाइटली लेते हैं। आज भी वो बात कर रहे हैं, रिगिंग हुई है, कराची में रिगिंग हुई है, वो कहते हैं हमारी सीटें खत्म हो गई। ये दीज आर सीरियस इश्यूज मुनीर साहब। आपको पाकिस्तान हमारा बिलोवेड कंट्री है, हमारे आबाओ अजदाद ने इसको बहुत मेहनत के साथ इसको हासिल किया है। मुस्लिम स्टेट है, पहला मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है। तो अली ठीक है, आपका पॉइंट आगे मुझे जरा ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है आईएमएफ, और पाकिस्तान को आईएमएफ के हवाले से भी यकीनी तौर पे क्लैरिटी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत बारहा कई बार कह चुकी है कि आईएमएफ के साथ मामला तय हैं, मुज़ाकरात हतमी दौर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हमेशा आईएमएफ ने इन तमाम तर मामला की तरदीद की है। अब आगे आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत कहां खड़ी है? इसहाक डार साहब, स्पेशली इसहाक डार साहब का अगला क्या लाएमल होगा? क्योंकि महंगाई तो उन्होंने बढ़ाने का इंदिया दे दिया, आज भी हुकूमती वज़रा मुशीरान की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई में इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, दीगर सारे मामला हम जानते हैं कि सब कुछ खराब है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत के पास क्या एक्शन प्लान है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये देखें कि आईएमएफ के साथ अगर आपकी डील हो भी जाती है तो अल्लाह माफ करे, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अब तो बहुत देर कर दिया आपने, बहुत देर कर दी मेहरबान आते, ठीक है। ये एक डील जो चल रही थी उसको एक तो सत्यानाश हुआ पहले से, जब इन चीजों के अंदर इन्होंने इसको डिले किया, होल्ड किया, फिर आईएमएफ की बात नहीं मान के आपने लेवीज तो बढ़ाते गए, डॉलर को स्टक किया, पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर आपने जो है उसको स्टक करने की कोशिश की। अब आपके मुल्क का रिजर्व पहले देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि 6.5 to 7 बिलियन US आपको थ्रेशोल्ड चाहिए, आप इसके आधे पे आ चुके हो। आईएमएफ अगर आप असिस्टेंस देता भी है तो कितनी देगा? 550 मिलियन US की देगा, ठीक है। वो मीट करने के बावजूद भी आप थ्रेशोल्ड तक के नहीं पहुंच सकोगे, ठीक है। अब अल्टीमेटली आपको एक्स्ट्रा और कर्ज चाहिए, आपको बैरूनी कुव्वतों को, दीगर इदारों को आपको फिर अपील करनी होगी वो कर्ज दें। लेकिन कर्ज की जब बात आती है तो मुझे एक सवाल पहले ही बता दें, अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ वो सऊदी अरब के दौरे पे गए, वो यूएई के दौरे पे गए, क्या हुकूमत ने टेक्निकली अपने हाथ खड़े कर दिए? क्या हुकूमत टेक्निकली इस वक्त पाकिस्तान की फौज और स्टैब्लिशमेंट के पीछे छुपी हुई नजर आती है कि अब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा और उन्होंने हमारे इदारों को, हमारी उन शख्सियात को आगे कर दिया जिनकी क्रेडिबिलिटी है और वो उनके बलबूते पे चाहते हैं कि हुकूमत कुछ और वक्त सर्वाइव कर सके? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट का जो इदारा है, पाक आर्मी का जो इदारा है, एक बहुत मोतबर इदारा है जिसका काम डिफेंस का है। सबसे पहली चीज है यही आपके डेमोक्रेटिक मैंडेट्स है कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यही है ना, वो डिफेंस का इदारा है। अब इन्हीं पॉलिटिशियंस ने इसी चीज को नारा लगाते हुए जब कोई आर्मी चीफ टेक ओवर करता है तो उसको डिक्टेटर का नाम दे देते हैं क्योंकि इनकी दाल नहीं गलती, और जब वो पीछे हट जाता है और ये अपने तौर पर चलाने लगते हैं, तब तक जब ये शुरू में मीठा हाथ कड़वा थू होता है ना, जब ये आते हैं। तो आप कह रहे हैं हुकूमतें और सियासी कुव्वतें पहले खुद एस्टैब्लिशमेंट को दावत दे रही हैं और फिर दावत देने के बाद खुद परेशान होती हैं कि सर पे हाथ रख के क्या उनके हाथ से मामला निकल गए? एग्जैक्टली। अब जब वो आते हैं, जब ये गवर्नमेंट में नए आते हैं, नए इलेक्शन होते हैं, तो नए 3-4 महीने या साल भर तो इनके बड़े अच्छे मीठे गुजर रहे होते हैं, ठीक है। जब इनको लग रहा होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा आता है तो यही जो है एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जाके जो है उनको अलग बनाते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है, अब आप सर जाएं इस क्रेडिबिलिटी के लिए। हमारे देखिए ना जो भी आर्मी चीफ रहे हैं, ठीक है, उनको जो पॉलिटिसाइज्ड या उनको एक बिला वजह का हमने एक अपनी डिस्कशंस के अंदर शामिल कर लेना, ये भी एक बड़ा गलत चीज है क्योंकि वो हमारे सिर पर सलार लोग हैं। अपनी तौर पर अपनी नाअहली जाहिर कर रही है ना ये काम करके, हुकूमत ने तो इजहार कर दिया कि शायद उनके बस में अब कोई मामला नहीं रहे। अब
वो जाहिर बात है कि जब आपका वो है तो आवामी चीज जाता है तो वो एक कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर जा रहा है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जबकि वो उनके मैंडेट्स में नहीं है, मगर फिर भी मुल्क की खातिर वो जाते हैं इन चीजों में। फिर उन्हीं को जो है आप एक कंट्रोवर्शियल फिगर बनाते हैं। फिर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं डेफिनेटली कि आपने देखा होगा पिछले आर्मी चीफ, फिर ये भी करंट आर्मी चीफ, आई डोंट नो कि मेरे पास कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई बात करूं, बट अल्टीमेटली फिर उन्होंने एक आएंगे बाजवा साहब या आसिम मुनीर साहब जाएंगे और वो कोई बात के ऊपर मनवा के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फंड लाएंगे और वो उनको डिसएलोकेशन होता हुआ दिख रहा होगा, मेल फंक्शनिंग होती हुई दिख रही होगी, तो वो अपना रोल भी प्ले करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। लेकिन अली मुझे ये बताएं, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत का एक बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है। आईएमएफ के हवाले से भी अभी हुकूमत के लिए शायद मामला बहुत ताखीर हो चुकी है, बहुत लेट कर चुके हैं हम आईएमएफ के हवाले से भी अपना स्टांस को क्लियर करने में। मुझे जरा ये बता दें कि आने वाले दिनों में महंगाई की जो शरह रहेगी, एक आम आदमी का सवाल है, क्योंकि अब हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा आटा सस्ता करने के लिए कड़े इकदाम करेंगे, लेकिन आटा महंगा हो गया। सारे मामलात की तरफ देखें, हर चीज की तरफ देखें तो एक बड़ी वेव नजर आती है महंगाई की, और आने वाले दिनों में कोई ज्यादा कोई मुस्बत एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है कि हुकूमत महंगाई के हवाले से कोई काम करती हुई नजर आए। अगर हुकूमत इसी तर्ज पे अपनी हिकमत अमली जारी रखती है, जो कि फिलहाल कोई नजर नहीं आती, तो आपको क्या लग रहा है कि जो महंगाई है ये आम आदमी के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन जाएगी? क्योंकि आज 40-50 हजार तो क्या एक बड़ी रकम में भी आज आपको एक फैमिली को पालना, उसको खर्च को पूरा करना नामुमकिन नजर आता है। अब जरा मेरी इस बात को थोड़ा सा सुनिएगा, फिर हम चैम्बर के ऊपर बात करेंगे। जी जी, मैं अभी मेरी एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इस वक्त मुल्क इस नहज के ऊपर है। लेट्स सपोज के आने वाले 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन, आप 35 डेज का भी मैं आप ध्यान में रखिएगा कि आपके पास थोड़ा सा रिसर्च की पोजीशन थोड़ी टाइट है, ठीक है, कैसे मैनेज करती है गवर्नमेंट, आईएमएफ उसको देता है या सऊदी अरब की तरफ से असिस्टेंस आती है, ये अलग बात है। अगर लेट्स सपोज इलेक्शन कॉल होता है, इलेक्शन कॉल होने के बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए ये डॉलर को स्टक अप करना विदाउट एनी पॉलिसी, ये ऐसा ब्लास्ट मारेगा कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो 30-40% एकदम से पाकिस्तान रुपया डिवैल्यू हो गया था, ठीक है। और उसके अंदर जाहिर सी बात है कि जो उस वक्त भी ताजिर सफर किए थे अचानक, जिन्होंने एलसीज खोली थी या जिन्होंने रेड्स किए थे, तो ये एक बहुत बड़ा, अगर इसहाक डार साहब के पास कोई एविडेंस है तो दिखाएं कि उन्होंने डॉलर को क्यों रोका हुआ है, क्या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि डॉलर 226-27 के ऊपर स्टक किया हुआ है। वरना नेक्स्ट गवर्नमेंट जैसी आएगी उसके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये डॉलर, मैं तो कहता हूँ इन्हीं की हुकूमत आ जाए ताकि ये बेयर अप करें इन चीजों को, ठीक है। 275 से 325 के करीब डॉलर अगर पहुंच जाता है ऑयल मसनूआत के अंदर, देखिए मैं कोई डरा नहीं रहा हूं किसी को, ये हकीकत है, सब मेरी इस बात से एग्री। अली मैं अगर क्लियर कहूं, आप जो बात कह रहे हैं मुझे ये तासुर जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत आने वाली हुकूमत के लिए बाकायदा एक टाइम बॉम्ब प्लेस करते हुए जा रही है, ताकि जैसे ही इलेक्शंस की तरफ जाएं, 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट है, यकीनी तौर पर उसके पास ज्यादा इख्तियारात नहीं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही एक नई हुकूमत आएगी एक आपको डॉलर का ऐसा बहरान दिखेगा कि डॉलर की कीमतों को मजबूरन उस नई हुकूमत को 40 से 50 रुपए तक इजाफा करना पड़ सकता है डॉलर की कदर में। गलत तो नहीं कह रहा? ऑटोमेटिक होगा सर, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, ऑटोमेटिक होगा, इंपोर्ट्स नहीं है आपके पास। अभी काफी मेडिसिन ऐसी हैं जो मैं देखने गया तो वो तो मेडिसिन की प्रोडक्शन रुक चुकी है, तो आप कैसे सब आप तो चलें, ये तो धीरे धीरे करके अभी बिजनेस कम्युनिटीज को इश्यूज आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता आगे जाके हेल्थ इश्यूज ना आ जाए शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की वजह से। तो ये तो आपके लिए पैसा तो चले एक मैटर, एक अलग चीज है, तो अब फिर जब आप जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए मेडिसिन नहीं आती, डॉलर अगर लेट्स सपोज कि अभी इन्होंने रखा हुआ है, कोई एविडेंस हो सागदार साहब के सामने तो आके बताए ना टीवी चैनल के ऊपर, बहुत मतलब इनका एक वो था कि मैं तो मेरे तो आते साथ ही जो है वो डॉलर जो है वो रुपया अपनी वैल्यू बढ़ाने लग गया। कहा है वो सागदार साहब? बुलाए जरा उनको टीवी चैनल पे, 170-160 रुपए के ऊपर उन्होंने डॉलर को लेके आना था पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, 226 के ऊपर स्टक किया हुआ है। कोई रीजन है उनके पास? ओपन मार्केट ऑपरेशन उन्होंने जो किए हैं सारी चीजें जो डॉलर को स्टक किया हुआ है, इसके पीछे कोई रीजन है? बात तो करें जरा उनको बुला के। अगर खुदा ना खास्ता कोई रीजन नहीं है, अगर रीजन है तो ठीक है, यहाँ से डॉलर स्टेबल हो जाएगा। अगर पर आपको लगता है कोई रीजन है? आपको कोई चीज नजर आ रही है रीजन की? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके पास जब सबसे पहली चीज आपके पास डॉलर पैरामीटर ही सारा बड़ा डिटेरियोरेटिव हो चुका है, स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है, तो फिर क्या वजह बन रही है डिमांड सप्लाई के गैप? अली, आपने स्टेट बैंक का तस्करा किया, आज की एक बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर दूं, इस वक्त स्क्रीन पे भी लोग देख सकते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक जब कराची चेंबर से वफ्द से मुलाकात हुई तो कराची चेंबर ने उनको अपने चेंबर की चाबियां तोहफा कर दी। वो कह रहे हैं कि हमसे नहीं चला पा रहे, हम इन चेंबर को नहीं चला सकते, हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, खुदारा इन चाबियों को लें और आप चेंबर को चलाएं, आप मुल्क की माशी एक्टिविटीज को रन करें।
ये मनाजिर आज पाकिस्तान में देखने में आ रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कराची चेंबर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेंबर, वो गवर्नर स्टेट बैंक को अपनी चाबियां दे रहा है कि अब उनसे ये मामला नहीं हैंडल किए जा रहे। यकीनी तौर पे उनको जवाबदेही देनी पड़ती है। यकीनी तौर पे उन्हें ट्रेडर्स के साथ, इंपोर्टर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ एक मामलात हैं, उनको तय करने होते हैं, वो नहीं कर पा रहे। कितना प्रेशर होगा आज चेंबर के ऊपर कि वो इस तरह का फैसला करने के लिए इस नहज पे आ चुके हैं। बिल्कुल सर, मैं तो जब वो चाबी दे रहे थे तो मैंने तो गवर्नर स्टेट बैंक की शक्ल देखी कि उनके चेहरे पे जो मासूमियत गुजर रही थी। वो बेचारे परेशान थे कि ये क्या हो गया, मुझे कहाँ लाके बैठा दिया सेटअप के अंदर, मैं तो अच्छा खासा अपना काम कर रहा था, मुझे फंसा दिया। इसी तरीके का एक वाक्य मुझे याद आता है 1971-72 के दहाई के अंदर, जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन किया था। ठीक है, ये तो आज हम भूल जाते हैं ना, उससे अपनी हिस्ट्रीज को या अपने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे सामने ये केस रियल केस है, आप चाहे मैं आपको बताता हूँ। हाफिज फैमिली वाले थे, तो उन्होंने जिस तरीके से जब बांग्लादेश का सारा क्राइसिस हुआ, वो बेचारे पाकिस्तान और बांग्लादेश, कराची और बांग्लादेश के अंदर उनका तिजारत होती थी। बांग्लादेश के क्राइसिस के बाद वो अपने बच्चों को जो है वो पूरा उन्होंने वहां पे सेक्रीफाइस करके कराची वापसी आए मियां बीवी। तो उन्होंने यहाँ पे इसी तरीके से नेशनलाइजेशन की हुई। कुछ इंडस्ट्रीज उनकी कराची में भी थी। जब नेशनलाइजेशन पर बात हुई कि मतलब गवर्नमेंट अपने आप को 71 के बाद बहुत, आपको पता है किसकी गवर्नमेंट थी, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी। तो जब वो कराची आए ये तो हाफिज साहब, तो उन्होंने जब ये चीजें देखी और नेशनलाइजेशन की बातें होने लगी कि भाई आप लोग फैक्ट्रीज नहीं चला सकते, गवर्नमेंट को देते, वो नेशनलाइज करेगी और वो गरीबों के हकूक की बात करेगी। जबकि यही वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनकी, हाफिज साहब जिनकी बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्री थी जिसमें 60 से 70 हजार एम्प्लॉय काम करता था। ठीक है, वो वहां पे अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे थे। आप लोगों की कुछ एक मुल्क के अंदर एक ऐसे इंतशार हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करके वो यहाँ आए। और यहाँ पे जब बीच लग्जरी होटल के अंदर जब तकरीब हो रही थी तो उन्होंने हाफिज साहब ने चाबियां उठा के फेंकी थी उसी फैमिली के ऊपर कि आप ये चलाने, ठीक है, ये तो आपने बड़े शराफत से दिए चाबी इन्होंने। देखिए अभी इसलिए अली बड़ा अलार्मिंग है, लेकिन मेरे पास प्रोग्राम का वक्त महदूद है, मुझे ये जरा बता दें इस वक्त बात वे आउट क्या है। जी आप बात इसलिए क्या है, इन्होंने शराफत इसलिए दी है क्योंकि अभी ये बेचारे बड़े थोड़े से एक ऑनरेबल तरीके से बात करते हैं। मगर जब डेप्रीवेशन हुई थी उस फैमिली की, हाफिज साहब की, कि जब अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके आए, और चाबी फेंकने का मकसद ये था कि हम तो भीख मांगे भी गुजारा कर लेंगे जब अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करके आए। तो खुदारा ये सिचुएशन ना आने दें यहाँ पे लोगों को। आज अली मुझे ये बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है। पाकिस्तान अगर इस दलदल से निकलना चाहता है तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है? देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इलेक्शन कॉल किए जाए यहीं पे फौरन, और टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जाए। इंटरिम गवर्नमेंट में टेक्नोक्रेटिक सेटअप लेके आया जाए। इंटरिम गवर्नमेंट में भी खेलने की कोई एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है इस वक्त यहाँ पे जी। इंटरिम गवर्नमेंट में भी टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए, और ताकि वो टेक्नोक्रेट सेटअप कम से कम 3 महीने की स्टेबिलिटी दे यहाँ पे। इलेक्शन कॉल हो, इलेक्शन कॉल होने के बाद जो है वो फौरन एक गवर्नमेंट सेटअप बने। और क्योंकि जब तक इसमें भी तकरीबन आप अगर आज भी सेटअप करते हैं तो 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं वजीर आजम को हल्फ लेने में। ठीक है जी, तो आज 3 महीने का इंटरिम आज अगर इलेक्शन, आज अगर ये मौजूदा असेंबलियां डिसॉल्व की जाए 90 दिन का टाइम है, इस दौरान इलेक्शंस होने हैं, नई हुकूमत आनी है, फिर वो हुकूमत किसकी बनती है किसकी नहीं बनती, क्लियर मैंडेट है या मखलूत हुकूमत है, फिर ये देखा जाएगा काबीना कौन सी है, काबीना के बाद ये देखा जाएगा कि वजीर आजम, और ये सारे एक बड़ा तवील प्रोसेस है, इसको कम से कम 4 माह चाहिए। आपका बकरीद हो जाएगी जी, ठीक है, जब आप बकरीद में पहुंचेंगे अगर ये आज हो जाए तो, आज होता है तो ये जब तक कि ये आपके पास इतनी पोजीशन अभी नहीं है सर, और ये जब तक कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं आएगी, IMF हो चाहे कोई भी आपके फॉरेन एसेट, अगर सऊदी अरब $1 बिलियन दे भी देता है या ताखीर कर देता है आपकी पेमेंट को जी, तो इससे कौन सा आपको फर्क पड़ेगा सर? डिप्लीटेड हो चुके हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉर गॉड सेक इन चीज को अंडरस्टैंड। अली आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे ये बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है कि पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है वो काफी ज्यादा बिगड़ रही है और तेजी से बिगड़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, और ये कहा जाए कि हुकूमत बड़े पैमाने पर नाकाम नजर आती है तो गलत ना होगा। पाकिस्तान को माशी तौर पर इस दलदल से निकालने के लिए कड़े इकदाम करने होंगे, और अपनी जात से, अपने मफाद से और अपनी अना से बढ़ के फैसले करने होंगे सियासी क़यादत को, तब जाके ही शायद पाकिस्तान इस दलदल से निकलने में कामयाब हो जाए। और ये निकलना महज काफी नहीं होगा, पाकिस्तान को एक तवील सफर तय करना है। इस मुश्किल वक्त को अगर पाकिस्तान आज किसी तौर पे अपने आप को उससे निकाल भी लेता है तो उसके बाद ये रास्ते का, इस सफर की इब्तिदा होगी। ये कड़े फैसले, ये मुश्किल फैसले पाकिस्तान की हुकूमत को पे दर पे लेने होंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।